हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमारी चर्चा चल रही है बाल विकास पर। तो बाल विकास में कल की कक्षाओं में जो हमने देखा था वो देखा था शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में बात की थी, जिसमें हमने शारीरिक विकास के चक्र देखे थे, शारीरिक विकास के महत्व को देखा था, शारीरिक विकास के नियम को समझा था। साथ ही साथ हमने विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास को समझा था, जिसमें हमने नवजात शिशु के शारीरिक विकास में भार लंबाई पर बात की थी। साथ ही साथ हमने वजन पर बात की थी और तमाम प्रकार के जो शारीरिक विकास होते हैं, हमने उन सभी पर चर्चा किया था। साथ ही साथ हमने देखा था कि जो शारीरिक विकास होता है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से होते हैं, तत्व कौन-कौन से होते हैं। तो ये सारी चर्चा जो हुई थी हमारी, वो हुई थी फिजिकल डेवलपमेंट पर। तो आज हम क्या चर्चा करेंगे उसी के आगे? उसी के आगे आज हम चर्चा करेंगे मोटर डेवलपमेंट के बारे में, यानी कि क्रियात्मक विकास के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने भी पीडीएफ के लिए पेड ग्रुप ज्वाइन किया है, उसमें मैंने अभी तक जो भी क्लास हुए हैं, चाहे वो होम मैनेजमेंट का हो, चाहे वो एक्सटेंशन एजुकेशन का हो, चाहे वो टेक्सटाइल का हो, चाहे वो न्यूट्रिशन साइंस का हो या जो अभी तक हमने सीडी पढ़ा है, ये सारे के सारे पीडीएफ मैंने एक साथ डाल दिए हैं पेड ग्रुप में, ठीक? तो वहाँ से आपको जितनी मर्जी उतनी बार देख सकते हैं, जितनी मर्जी उतनी बार इसको पढ़ सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक? तो चलिए हम देखते हैं आज के अपनी क्लास को। तो आज हम बात करेंगे मोटर डेवलपमेंट के बारे में, यानी कि क्रियात्मक विकास क्या होता है। तो आपको पता है कि जन्म के समय जो शिशु है वो मात्र एक जैविक प्राणी के ही रूप में होता है। वो इतना असहाय, बिल्कुल वो बलहीन होता है कि वो अपने प्रत्येक कार्य के लिए, हर एक क्रिया के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर ही निर्भर रहता है। उसे अगर जहाँ लिटा देते हैं वो लेटा रहता है, जिस स्थिति में लिटा देते हैं वैसे ही लेटा रहता है। वो अपनी करवट तक नहीं बदल सकता है, ठीक? तो जन्म के समय उसके जो समस्त अंग होते हैं, उनका जो संचालन है वो निरर्थक और उद्देश्यहीन होता है। लेकिन जन्म के कुछ समय पश्चात वो अपनी थोड़ी-थोड़ी आँखें खोल लेता है, बंद कर लेता है, होठों को स्पर्श होने पर मुँह को खोल लेता है या फिर वो जो है मुँह को बंद कर लेता है। अपने हाथों को, पैरों को थोड़ा-थोड़ा हिला लेता है, लेकिन ये जन्म के पश्चात होता है, ठीक? तो आयु वृद्धि के साथ-साथ जब शारीरिक विकास यानी कि शरीर में परिपक्वता आती है, तो जो बालक की मांसपेशियाँ हैं, उनमें उनकी गति पर उनका नियंत्रण हो जाता है, ठीक? तो हम समझते हैं एक बार थोड़ा-सा नोट डाउन जो हुआ है, उसको हम देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले जो क्रियात्मक विकास है, क्रियात्मक विकास को हम गामक विकास भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, चाहे क्रियात्मक विकास बोला जाए या फिर गामक विकास बोला जाए, बातें दोनों एक ही हैं, ठीक? तो क्रियात्मक विकास से तात्पर्य शारीरिक गतियों पर नियंत्रण करने से है। और जो शरीर की गतियां हैं वो नियंत्रित कैसे होंगी? तो जब मांसपेशियों में परिपक्वता आएगी, तंत्रिकाओं में परिपक्वता आएगी, तब जाकर ये जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत होंगी और उन पर नियंत्रण करना सीखेगा बच्चा। शारीरिक गतियों पर नियंत्रण मांसपेशियों, तंत्रिकाओं, यौन तंत्रिका केंद्रों के विकास तथा उनके समन्वित रूप से कार्य करने से होता है। जब ये सारे जो तंत्रिका तंत्र हैं, मांसपेशियां हैं, तंत्रिका केंद्र हैं, ये सारे समन्वित रूप से कार्य करना शुरू कर देते हैं, तो यही होता है मोटर डेवलपमेंट, ठीक?
कुछ हम परिभाषा से समझते हैं। जैसे सबसे पहले हरलॉक ने एक परिभाषा दिया है, वो परिभाषा क्या है? वैसे ये जो परिभाषा दी है, इसमें आपको 2-3 परिभाषा मिलेगी। हालाँकि मैंने यहाँ पर 2 परिभाषाओं को नोट डाउन किया है। तो क्या है? हरलॉक के अनुसार क्रियात्मक विकास का तात्पर्य मांसपेशियों की उन गतिविधियों के नियंत्रण से है, जो जन्म के समय तथा जन्मोपरांत निरर्थक व अनिश्चित होती हैं। मतलब कि जो मांसपेशियाँ जन्म के समय अनियंत्रित उन जन्मोपरांत निरर्थक और अनिश्चित होती हैं, जब इन्हीं में परिपक्वता आ जाती है, तो ये क्या होता है? वही क्रियात्मक विकास कहलाता है। ये तो कहा था हरलॉक महोदय ने। अब वहीं क्रो और क्रो का क्या कहना है? तो क्रो एंड क्रो महोदय के अनुसार क्रियात्मक योग्यताओं से तात्पर्य उन विभिन्न प्रकार के शारीरिक गतिविधियों से है, जो कि नाड़ियों और मांसपेशियों के संयोजन द्वारा संभव है। इन्होंने भी बात वही कही है कि मांसपेशियों और नाड़ी संस्थान जो हैं, उनके संयोजन के द्वारा ही संभव होता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि कौन-सी परिभाषा किसने दी थी। तो जब भी आप परिभाषा याद करें, अब पूरी परिभाषा तो याद नहीं होगा, यानी कि आपको जब भी किसी की परिभाषा पढ़ें या समझें, तो उसमें कुछ वर्ड को ध्यान रखिएगा, कुछ शब्दों को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, तो परिभाषा अपने आप याद रहेगी, ठीक? जैसे जैसे जब हमने होम मैनेजमेंट पढ़ा था, एक बार आप बताइएगा कि जब हमने होम मैनेजमेंट पढ़ा था, तो हमने ये पढ़ा था कि जो गृह प्रबंधन है, उसकी तुलना बाँझ से की गई है। किसने की है बाँझ से? वैसे ही किसी ने एक्शन ऑफ साइकिल कहा है, किसने कहा है? तो इसी तरह से जब आप क्या ये परिभाषा बस यही इतना है? नहीं, परिभाषाएँ और हैं। बस हमने उसमें जो कीवर्ड था हमने उसको पकड़ा है। वैसे ही आप जब भी, कभी भी किसी की परिभाषा याद करें, तो उसमें जो कीवर्ड्स हैं उनको पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक? तो ये हमने 2 परिभाषाएँ देख ली। किसकी-किसकी? एक तो देख ली हमने हरलॉक की और दूसरी देख ली क्रो एंड क्रो की। वहीं जेम्स ड्रेवर का भी कहना है, यहाँ पर परिभाषा शायद हमने नोट डाउन नहीं किया है। तो जेम्स ड्रेवर का कहना है कि जो ये इसका संबंध उन रचना व कार्यों से है, जो मांसपेशियों की क्रियाओं से संबंधित हैं। अब ये तो हमें भी पता है कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मांसपेशियों की क्रियाओं से, ठीक? इसका संबंध जीवन की उस अनुक्रिया से है, जो वह किसी भी परिस्थिति में विशेष के प्रति करता है। तो इन्होंने एक साधारण शब्दों में बताया है, जो जेम्स ड्रेवर हैं, इन्होंने एक साधारण शब्दों में बताया है कि इसका संबंध उन रचना व कार्यों से है, जो मांसपेशियों की क्रियाओं से संबंधित हैं, ठीक? तो इनमें कुछ वर्ड मिले आपको। क्रो एंड क्रो में आपको क्या मिला कि नाड़ियों और मांसपेशियों के संयोजन द्वारा संभव है। वहीं हरलॉक महोदय ने क्या कहा कि ये गतिविधियों के नियंत्रण से है, जो मांसपेशियों की उन गतिविधियों से नियंत्रण से है, जो जन्म के समय तथा जन्मोपरांत निरर्थक व अनिश्चित होते हैं। तो इन तीनों ने भी थोड़े-थोड़े डिफरेंस करके बातें वही कही है, ठीक? ये तो हो गया विकास का अर्थ और विकास की परिभाषा कि क्रियात्मक विकास क्या होता है, और क्रियात्मक विकास की हमने कुछ परिभाषाएँ भी देख ली। अब थोड़ी-सी हम अगर बात करें किस पर? थोड़ी-सी बात करें अगर क्रियात्मक विकास के प्रकार पर। ये क्रियात्मक विकास कौन से होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? ठीक? तो क्रियात्मक विकास को हमने 2 भागों में बाँटा है। कौन-सा? एक तो है स्थूल गतिविधियाँ, जिसे आप कहेंगे ग्रॉस मूवमेंट, और दूसरा होता है सूक्ष्म। तो सबसे पहले हम ग्रॉस की बात कर लेते हैं, यानी कि जो स्थूल गतिविधियां हैं, हम उन पर बात कर लेते हैं। तो स्थूल के अंतर्गत क्या आता है? स्थूल के अंतर्गत बैठना, चलना, दौड़ना, तैरना,
फेंकना, ये सारी गतिविधियाँ आती हैं स्थूल गतिविधियों के अंतर्गत। इन गतिविधियों में शरीर के जो अधिकांश अंग होते हैं, उनका उपयोग किया जाता है। ये जन्म के बाद प्रारंभिक 4 से 5 वर्षों में जो स्थूल गतिविधियाँ होती हैं, उनका विकास तीव्रता से होता है। जैसे एक छोटा-सा बच्चा है, एक नवजात शिशु है, नवजात नहीं कह सकते हैं, जिसकी उम्र है करीब 8 से 9 महीने या 10 महीने मान लीजिए। जब वो चल नहीं रहा है, बैठा ही है, तभी से हम बात करते हैं। तो जब आप बच्चे को बॉल पकड़ाएँगे, तो वो अपने हथेलियों से नहीं पकड़ेगा, वो क्या करेगा, पेट के सहारे पूरे हाथ को चिपका कर वो पकड़ेगा। यानी कि जो उसकी स्थूल जो बड़ी मांसपेशियाँ हैं, वो क्या होती हैं, वो पहले विकसित होती हैं। जैसे फुटबॉल उठाना हुआ बच्चे को, या कोई ऐसा आप उसे डिब्बा-उब्बा कहिए लाने के लिए, तो वो कैसे लाएगा? पेट में एकदम से चिपका कर दोनों हाथों से पकड़ कर लाता है। तो सबसे पहले बच्चे की जो स्थूल गतिविधियाँ हैं, वो विकसित होती हैं, यानी कि जो उसकी बड़ी मांसपेशियाँ हैं, वो जो है विकसित होती हैं। वहीं अगर हम बात करें कि सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल कौन से हैं, तो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों के अंतर्गत जैसे पकड़ना, पकड़ना यानी कि पेन हो गया पकड़ना, अंगुलियों के सहारे पकड़ना, कहने का मतलब क्या है कि अंगुलियों के सहारे पतली चीज़ों को पकड़ना। लिखना आता है, चित्र बनाना आता है, खेलना आता है, उपकरण आते हैं जैसे जो छोटे-छोटे खिलौने होते हैं, तो बच्चे छोटे-छोटे खिलौनों से भी खेलता है। खिलौनों का प्रयोग करना आदि आता है। इन क्रियाओं को करने में बालकों को अपनी अनेक पेशियों का उचित संयोजन करना पड़ता है और सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों का विकास शैशवावस्था के बाद होता है। ये जो लिखने पढ़ने का काम है, वो क्या होता है? तो वो जो है ये शैशवावस्था के बाद विकसित होता है और ये माइनर मोटर स्किल में आता है। ठीक? ये यहाँ से बड़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे चलना, दौड़ना, फेंकना, ये सारी गतिविधियाँ किसके अंतर्गत आती हैं? किस मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत आती हैं? स्थूल या सूक्ष्म? तो स्थूल में जब हम अपने बड़ी मांसपेशियों से कार्य करते हैं, तो वो हमारे स्थूल गतिविधियाँ कहलाती हैं। वहीं जब आप छोटे मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं, जैसे आँखों का प्रयोग जैसे आँखों को आप समन्वित करते हैं, आँखों और हाथों से एक साथ कार्य करते हैं। तो अंगुलियों से कार्य करते हैं, लिखने का कार्य, मोती पिरोने का कार्य, तो ये सारे कार्य जो आते हैं वो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत आते हैं। आपसे पूछा भी जा चुका है कि मोती पिरोना किस कौशल के अंतर्गत आता है, सूक्ष्म या फिर स्थूल? तो मोती पिरोने का कार्य कौन कर सकता है? एक मोती करने के लिए आपकी अंगुलियों पर जो है नियंत्रण होना चाहिए, ठीक? तो आँखों पर नियंत्रण होना चाहिए और उँगलियों पर भी नियंत्रण होना चाहिए, तभी मोती पिरो सकते हैं। तो इसमें जो उदाहरण दिए गए हैं, इन्हीं उदाहरणों से ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। है तो बिल्कुल छोटू-सा, लेकिन यहाँ से जैसे होता नहीं है छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वही हाल है। ये है तो बस 2 ही लाइन का, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। या क्रियात्मक कौशल कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। मोटर माइनर और ग्रास, ये 2 प्रकार के क्रियात्मक कौशल होते हैं, ठीक? तो ये हमने समझा क्रियात्मक विकास के प्रकार। अब थोड़ी-सी हम बात करेंगे क्रियात्मक विकास की विशेषताओं पर, कि जो क्रियात्मक विकास है, इनकी क्या विशेषताएँ होती हैं, ठीक? तो सबसे पहले आ जाता है आपका क्या? बालकों की क्रियात्मक विकास की विभिन्न विशेषताएँ प्रायः सभी सामान्य बच्चों में समान रूप से पाई जाती हैं। यानी कि जो ये विकास होता है, ये सभी बच्चों में जो सामान्य बच्चे हैं, इनमें समान रूप से पाया जाता है। अब ये क्रियात्मक विकास की कुछ विशेषताएँ हैं।
जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे निश्चित क्रम का अनुसरण। निश्चित क्रम का अनुसरण, ये आपने जब विकास के सिद्धांत पढ़े थे, तब भी वहाँ पर हमने इसके बारे में चर्चा किया था। किसके? तो जो ये आप विकास की विशेषताएँ पढ़ रहे हैं, यानी कि जो क्रियात्मक विकास की विशेषताएँ हैं, इसको आपने जब पढ़ा था विकास के सिद्धांत, तो वहाँ पर आपने ये सारी चीज़ें देखी थी। यहाँ से भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये क्रियात्मक विकास है, ये 2 निश्चित क्रम में पाया जाता है। पहला क्या है? तो पहला है मस्तिष्कोद्यमुखी। क्या है? मस्तिष्कोद्यमुखी विकास सेफेलोकॉर्डल, और जो प्रॉक्सिमोडिस्टल है, यानी कि निकट दूर विकास क्रम। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि ये क्या है। तो जो मस्तिष्कोद्यमुखी विकास है, मस्तिष्कोद्यमुखी विकास है, ये कैसे होता है? तो मस्तिष्कोद्यमुखी विकास क्रम में शारीरिक क्रियाएं पहले सिर से प्रारंभ होकर पैर की ओर चलती हैं। जैसे ये बच्चा हो गया, ठीक? तो ये उसकी नोज हो गई, ये कंधा हो गया, पेट हो गया, पता नहीं बन नहीं रहा है, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक? तो जो मस्तिष्कोद्यमुखी विकास होता है, उसमें विकास सिर से प्रारंभ होकर पैर की ओर चलता है। सबसे पहले बालक के सिर, फिर उसके मुख, फिर उसकी जो गर्दन है गर्दन, ये सारी क्रियाएं विकसित होती हैं। फिर उसकी धड़ और लास्ट में उसके पैरों में विकास होता है। आपने देखा होगा कोई बच्चा सबसे पहले सर उठाना सीखता है, उसके सर पे कंट्रोल होता है, गर्दन पर होता है, फिर वो बैठना स्टार्ट कर देता है, लास्ट में वो चलना स्टार्ट करता है। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई बच्चा बैठ नहीं पा रहा, वो चलना स्टार्ट कर देता है, फिर बाद में बैठ पाता है। तो ये एक निश्चित क्रम होता है। अब चाहे वो बच्चा देश का हो या फिर वो विदेश का हो, किसी अमीर घर का बच्चा हो या फिर वो गरीब घर का बच्चा हो, ये क्रम सभी के लिए लागू होता है, ठीक? जैसे अगर किसी बालक को पेट के बल जमीन पर लिटा दें, तो सबसे पहले वो अपने सिर को उठाता है, मुंह और गर्दन को ऊपर उठाता है, फिर वो धीरे धीरे विकास क्रम में अपने धड़ और पेट को उठाने लगता है, और वो घुटने के बल भी चलने लगता है। फिर जब वो घुटने के बल चलने लगता है तो बैठने लगता है, फिर खड़ा होने लगता है, रेंगने, चलने, दौड़ने, भागने, उछलने, कूदने, ये जो भी क्रियाएँ हैं, ये सारी क्रियाएँ वो क्रम से करने लगता है। तो इसी तरह से जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। ये तो हमने बात की मस्तिष्कोद्यमुखी की, ठीक? अब जो दूसरा वाला विकास है, जैसे हमने यहीं पर जो आदमी बनाया है, अब इसका विकास पहले तो ऊपर से नीचे हो रहा था, लेकिन अब इसका विकास केंद्र से बाहर की ओर होगा। यानी कि जैसे निकट दूर विकास क्रम में क्रियात्मक विकास शरीर के केंद्र भाग से पहले प्रारंभ होता है और केंद्र से दूर के भाग की तरफ बाद में होता है, ठीक? केंद्रीय भाग से तात्पर्य होता है जो सुषुम्ना नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी के पास स्थित जो अंग होते हैं उनसे होता है, ठीक? अब निकट दूर विकास क्रम में जो अंग सुषुम्ना नाड़ी के आसपास स्थित होते हैं, उनमें जो क्रियात्मक विकास होता है वो पहले होता है, और जो दूर के अंग होते हैं, दूर के अंगों में बाद में होता है। जैसे उदाहरण के लिए आप अगर समझें, तो बालक कंधों की मांसपेशियों पर नियंत्रण करना जल्दी सीख जाता है, लेकिन अगर बात करें हाथ और पैर की उँगलियों में नियंत्रण करना, वो बाद में सीखता है। तो इसका कारण है कि कंधे केंद्रीय भाग के पास होते हैं और जो उँगलियां होती हैं वो उनसे दूर होती हैं। कभी भी आप देखेंगे बच्चों की जो अंगुलियां होती हैं उन पर नियंत्रण बाद में करता है। जैसे आपने अभी देखा था, क्या स्थूल और सूक्ष्म की बात की थी। तो सूक्ष्म में क्या था? सूक्ष्म में वो लिखना, चित्र बनाना, मोती पिरोना, ये सारे कार्य कर रहा था।
तो इन सारे कार्यों को करने के लिए बच्चे की अंगुलियों पर नियंत्रण होना आवश्यक है। अब उसकी जो सूक्ष्म मांसपेशियाँ थी वो कब विकसित हो रही थी? तो वो शैशवावस्था के बाद विकसित हो रही थी, ठीक? तो ये जो निकट दूर विकास क्रम है इसमें केंद्र से बाह्य भागों की तरफ जो है विकास होता है, ठीक? ये हमने एक नियम समझा, एक जो विशेषता समझी कि निश्चित क्रम का अनुसरण करता है क्रियात्मक विकास। अगली विशेषता जो है वो है सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर का अर्थ है कि बालक का क्रियात्मक विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। क्रियात्मक विकास क्रम से पहले बालक सामान्य क्रियाएं करता है, फिर उन्हीं सामान्य क्रियाओं से विशिष्ट क्रियाओं की उत्पत्ति होती है। कैसे? जैसे अगर किसी बालक की वस्तु को पकड़ने की क्रिया का अध्ययन किया जाए तो हमें ये पता चलता है कि बालक छोटा होता है तो वो वस्तु पकड़ने के लिए अपने संपूर्ण शरीर को हिला देता है। थोड़ा बड़ा होने पर वो इसी क्रिया को परिपक्व करते हुए अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाता है। फिर कुछ और जब थोड़ा सा बड़ा होता है तब वो केवल एक ही हाथ का प्रयोग करके आसानी से वस्तुओं को पकड़ लेता है। जैसे जब वो स्टार्टिंग में वस्तु को पकड़ने की कोशिश करता है, तो वो कैसे पेट के सहारे अपने हाथों को पकड़ता है, अपने हाथों से पेट के बल चिपकाकर वस्तुओं को पकड़ता है। लेकिन जब थोड़ा बड़ा होता है, तो वो सिर्फ अपने हाथों के सहारे ही पकड़ लेता है। तो यही बालक जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर क्रिया करता है। जैसे-जैसे शारीरिक उसकी परिपक्वता आती है, वैसे-वैसे वो विशिष्ट क्रियाओं को करने लगता है। अगली विशेषता है कि बड़ी मांसपेशियों से छोटी मांसपेशियों की ओर क्रियात्मक विकास क्रियात्मक विकास क्रम से पहले बड़ी मांसपेशियों में गति आती है और उसके बाद छोटी मांसपेशियों में गति आती है। इसी कारण इसी कारण मांसपेशियों में नियंत्रण पहले आता है और छोटी जो बड़ी मांसपेशियां हैं उसमें पहले नियंत्रण आता है और जो छोटी मांसपेशियां हैं उनमें बाद में नियंत्रण आता है। कैसे? अब उदाहरण के लिए हम ये समझते हैं, जैसे गेंद फेंकने में उसे संपूर्ण हाथ की पेशियाँ कार्य करती हैं, जबकि जब उसे लिखने में उसकी मुख्य रूप से सिर्फ अंगुलियाँ ही कार्य करती हैं। अगर किसी बालक को गेंद फेंकना है, तो उसके हाथ की जो सारी मांसपेशियाँ हैं, वो कार्य करती हैं। लेकिन जब वो लिखता है, लिखने के लिए उसे सिर्फ अंगुलियों को ही कार्य करवाना पड़ता है। बालक गेंद फेंकना पहले सीखता है, लिखना बाद में सीखता है। एक छोटा-सा ही बच्चा होता है, आप उसके हाथ में कोई सामान दे देंगे, तो वो फेंक देगा। या फिर अगर वो थोड़ा-सा जब बड़ा होगा, तो बड़ा होने पर भी वो क्या करेगा, तो वो बॉल खेलना जल्दी सीखेगा, लेकिन लिखना बाद में सीखेगा। क्यों? क्योंकि उसके जो अंगुलियों की मांसपेशियाँ हैं, वो परिपक्व नहीं हुई होती हैं। इसीलिए जैसे कुछ माता-पिता होते हैं, वो अपने बच्चों को स्टार्टिंग से ही बहुत छोटे होते हैं, तभी कहते हैं तुम्हारी राइटिंग नहीं बन रही है, उसको मार-पीट कर उसकी राइटिंग बनवाते हैं। तो भाई उसके राइटिंग ना बनने के पीछे की वजह ये होती है कि जो उसके अंगुलियों की मांसपेशियाँ हैं, वो परिपक्व नहीं हुई होती हैं, उनमें परिपक्वता नहीं आई होती है। इसीलिए वो आपकी तरह सुंदर-सुंदर नहीं लिख पाता है। जब उसकी अंगुलियों में मांसपेशियों में, अंगुलियों में परिपक्वता आ जाएगी तो वो भी अक्षर-अक्षर, अच्छा-अच्छा, सुंदर-सुंदर वर्ड लिखने लगेगा। तो बालक गेंद सीखना पहले फेंकना सीख लेता है, लिखना बाद में सीखता है। इसी कारण से प्रारंभ में जो बालकों को खेल के द्वारा शिक्षा दी जाती है।
बाद में उनको लिखाया पढ़ाया जाता है। बच्चों को हम कैसे जो अक्षर वाले आते हैं ABCD हो गए, 1 2 3 हो गए, ये सारे हम उनको क्या लिख कर तो नहीं बताते हैं ना। जो ऐसे बड़े-बड़े खेलने वाले प्लास्टिक के आते नहीं हैं, हम उनसे उनको पढ़ाते हैं। ठीक? अगली जो विशेषता है वो है परिपक्वता और शिक्षण दोनों का योग होता है। विशेषता क्या है क्रियात्मक विकास की? तो क्रियात्मक विकास की विशेषता ये है कि ये परिपक्वता और शिक्षण दोनों का ही योग होता है। अब दोनों का योग कैसे होता है? तो जो क्रियात्मक विकास है, बालक का क्रियात्मक विकास पर परिपक्वता और शिक्षण दोनों का ही प्रभाव पड़ता है। परिपक्वता से तात्पर्य क्या होता है? तो परिपक्वता से तात्पर्य शारीरिक अंगों की परिपक्वता से है। जब तक अंगों में परिपक्वता नहीं आएगी, तब तक बालक की क्रियाओं में नियंत्रण नहीं आ पाता है। शरीर का प्रत्येक अंग अलग-अलग बालक की क्रियाओं में भी नियंत्रण नहीं जो शरीर का अंग होता है, वो अलग-अलग अवस्थाओं में परिपक्व होता है। तो जो बालक होता है, वो उसके जो अलग-अलग अंग होते हैं, वो अलग-अलग अवस्था में परिपक्व होते हैं। ये आपने कल देखा था जब आपने शारीरिक विकास देखा था कि बालक के अलग-अलग अंगों के लिए अलग-अलग अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, जो अलग-अलग अवस्थाओं में निकलकर उनके अंगों को परिपक्व करती हैं, ठीक? जब कोई अंग पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हो जाता है, तब तक उस अंग की जो क्रियात्मक विकास है, वो पूरी तरह से नहीं हो पाते हैं। लेकिन एक बार जब शारीरिक अंग में परिपक्वता आ जाती है, तो उसके बाद बालक का क्रियात्मक विकास शिक्षण और अभ्यास के द्वारा ही नियंत्रित होता है। जैसे जैसे एक बालक तब तक बैठना और चलना नहीं सीख पाता है, जब तक उसके जो शारीरिक अंगों में परिपक्वता नहीं आती है। लेकिन बैठने और चलने योग्य होने से उसे अगर आपने उचित प्रशिक्षण नहीं दिया, उसे आपने अभ्यास नहीं करवाया, तो वो बैठना और चलना जो क्रिया है, वो करेगा तो सही, लेकिन उसमें विलंब होगा। ठीक? एक उदाहरण और समझते हैं, जैसे कोई बच्चा है, अगर कोई बच्चा एक नवजात शिशु है, मानते हैं 5-6 महीने का है, तो या 6-7 महीने का मान लेते हैं, आप उसको उँगली पकड़कर चला रहे हैं, सीढ़ी पर चढ़ा रहे हैं, तो क्या वो बच्चा आप कितना भी उसको प्रशिक्षण दे देंगे, लेकिन अगर उसके पैरों में परिपक्वता नहीं आई है, उसके पैरों की मांसपेशियाँ परिपक्व नहीं हुई हैं, तो क्या सिर्फ़ प्रशिक्षण देने से बच्चा सीढ़ी चढ़ जाएगा? तो नहीं। बच्चे को सीढ़ी चढ़ने के लिए उसको एक विशेष अवस्था में आना पड़ेगा, जहाँ पर उसके पैरों की मांसपेशियाँ बिल्कुल परिपक्व हो जाती हैं। उसके बाद आप उसे प्रशिक्षण देंगे, तब जाकर बच्चा चलना, सीढ़ियों पर चढ़ना प्रारंभ करेगा। उसी तरह से चलने की भी क्रिया है। तो हर जो परिपक्वता है, जो शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास है, इसमें परिपक्वता और शिक्षण दोनों का योगदान होता है। अगर बच्चा परिपक्व हो गया है, मतलब बच्चे की जो मांसपेशियाँ हैं, वो परिपक्व हो गई हैं, लेकिन आपने प्रशिक्षण नहीं दिया है, तो ऐसे में बच्चा चल नहीं पाएगा। अगर बच्चे की मांसपेशियाँ परिपक्व नहीं हैं और आप फिर भी उसको अभ्यास करवा रहे हैं, तो ऐसे में भी बच्चा सीढ़ियों पर नहीं चढ़ सकता है, ठीक? अगली जो विशेषता है, वो क्या है? अभी तक हमने क्या देखा कि परिपक्वता और शिक्षण दोनों का ही योग है। अगली जो विशेषता है, वो है व्यक्तिगत भिन्नताएँ। क्रियात्मक विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएँ पाई जाती हैं। कुछ बालकों का क्रियात्मक विकास जल्दी हो जाता है और कुछ बालकों में क्रियात्मक विकास देरी से होता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो 11 से 12 माह में चलना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन
वहीं कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि 15 महीने तक चलना नहीं सीख पाते हैं। तो ये व्यक्तिगत भिन्नता होता है। इसी तरह से जैसे दौड़ना हो गया, खेलना हो गया, लिखना हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये व्यक्तिगत भिन्नता के कारण होती हैं। आपने देखा होगा अगर सेम एज ग्रुप के बच्चे हैं, तो हो सकता है कोई बच्चा जल्दी दौड़ना शुरू कर दे, कोई बच्चा जल्दी लिखना स्टार्ट कर दे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं व्यक्तिगत भिन्नता के कारण। इसका कारण बालक का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। आपने कल भी देखा था कि अगर किसी बच्चे का अगर किसी बच्चे का शारीरिक विकास ठीक ढंग से नहीं हुआ है, तो उसके जो और विकास के पहलू हैं, चाहे वो सामाजिक हो, संवेगात्मक हो या फिर मानसिक विकास हो, वो उतनी अच्छे से नहीं विकास हो पाएगा, उसमें भी बाधा उत्पन्न होगी। आपने एक परिभाषा भी सुनी थी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो जो बालक शारीरिक व मानसिक रूप से जल्दी परिपक्व हो जाते हैं, उनकी जो क्रियात्मक विकास है वो भी जल्दी हो जाती है। ठीक? अब जो आखिरी विशेषता है आज की, मतलब कि जो हम देख रहे हैं क्रियात्मक विकास, जो क्रियात्मक विकास की आखिरी जो विशेषता है वो है यौन भिन्नता। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि बालकों के क्रियात्मक विकास में यौन में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। उनका मानना है कि लगभग 3 वर्ष की आयु तक जो बालक है और बालिकाओं की क्रियात्मक योग्यताओं और कौशलों के विकास में कोई अंतर नहीं पाया जाता है। लेकिन जब ये इसके बाद क्या होता है, इसके बाद की जो अवस्थाएँ होती हैं, उनमें क्रियात्मक विकास में अंतर पाया जाता है। बालिकाओं की तुलना में बालक क्रियात्मक कौशलों में अधिक निपुण होता है। अभी तक जो भी हमने देखा, उसमें ये डिफ़रेंस नहीं देखा, लेकिन जो यौन भिन्नता है, उसमें आपने देखा क्या कि ये यौन भिन्नता के कारण भी होता है। क्या कि 3 वर्ष की आयु तक जो बालक और बालिका हैं, इनकी जो क्रियात्मक कौशल है, उसमें आपको भिन्नता नहीं देखने को मिलेगी, कोई डिफ़रेंस नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जो इसके बाद अवस्था है, उसके बाद बालक और बालिका इन दोनों के क्रियात्मक विकास में आपको डिफ़रेंस देखने को मिलता है। ठीक? तो ये हमने चर्चा की किसके बारे में? तो हमने चर्चा की क्रियात्मक विकास के विशेषताओं के बारे में। यही इतने विकास के सिद्धांत, नहीं तो और भी थे, लेकिन ये सारी चीज़ें भी शामिल थी किसमें? जब आपने विकास के सिद्धांत को समझा था। ठीक? ये तो हमारी बात हो गई क्रियात्मक विकास की विशेषता। अब हम ये देखेंगे कि किस तरह से विभिन्न अवस्थाओं में क्रियात्मक विकास होता है। जैसे गर्भकालीन अवस्था में क्या क्रियात्मक विकास होता है, नवजात शिशु का क्रियात्मक विकास कैसे होता है, तो इन सारे पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे क्या अभी बाकी है हमारा। अभी बाकी है कि गर्भकालीन अवस्था में क्रियात्मक विकास कैसे होता है। ठीक? तो बालकों का क्रियात्मक विकास जन्म के बाद नहीं होता है, बल्कि जन्म के पहले जो गर्भावस्था है, गर्भावस्था में ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक? वैज्ञानिकों ने अपने जो अनुसंधान है, उसके आधार पर बताया कि गर्भस्थ शिशुओं के अंदर क्रियात्मक क्षमताओं का उद्भव 6वें महीने से ही होता है। ठीक? तो इतना आपको ध्यान रखना है, जिस तरह से जैसे शारीरिक विकास था, वो कब से हो रहा था? तो वो भी गर्भावस्था से हो रहा था। और ये जो क्रियात्मक विकास है, क्रियात्मक विकास भी जन्म से नहीं बल्कि गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक? जो गर्भकालीन विकास है, गर्भकालीन अवस्था में शिशु के क्रियात्मक विकास में कुछ क्रियाएं जैसे गर्भस्थ शिशु का करवट बदलना, उसका पलटना, शरीर को ऐंठना या फिर मोड़ना,
पैर को फटकारना, जैसे हम कहते हैं लात मार रहा है, ठीक? हाथ फेंकना तथा सर से धक्का देना, ये सारी प्रमुख क्रियाएं आपको देखने को मिलती हैं। कब? तो ये सारी जो क्रियात्मक विकास है ये गर्भावस्था में ही हो जाता है। किंतु इन क्रियाओं में भी व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, ठीक? तो एक न्यूबेरी हैं जिन्होंने न्यूबेरी ने अपने अध्ययन में बताया कि जो गर्भकालीन अवस्था में जो शिशु अधिक क्रियाशील होते हैं, वे जन्म के बाद की अवस्थाओं में अधिक क्रियाशील होते हैं। किंतु जो शिशु गर्भकालीन अवस्था में कम क्रियाशील होते हैं, वो जन्म के बाद ऐसे शिशुओं में क्रियात्मक जो क्षमताएं हैं, जो क्रियात्मक कौशल हैं, उनका विकास भी धीमी गति से होता है, ठीक? लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात बस यही है कि जो गर्भकालीन क्रियात्मक विकास है, उसके अंतर्गत क्या-क्या आता है, ठीक? तो आपने क्या देखा कि जो गर्भस्थ शिशु है उसका करवट बदलना, उसका पलटना, उसका अपने शरीर को मोड़ना, उसको ऐंठना, अपने पैर को फेंकना, यानी कि जो कहते हैं कि लात मार रहा है, किक मार रहा है, ठीक? तो ये सारी चीज़ें उसमें पाई जाती हैं। अगर कोई बच्चा गर्भावस्था में ही कम क्रियाशील है, तो वो जन्म के बाद भी कम क्रियाशील रहेगा। गर्भस्थ शिशु की जो अक्रियाशीलता है, शिशु के स्वास्थ्य और उसके भार को प्रभावित करती है। अक्रियाशील जो बालकों की शक्ति होती है, उनका अपव्यय अधिक होता है, इसीलिए उनका जो जो अधिक क्रियाशील होते हैं, उनका जो अपव्यय होता है, उनकी शक्ति का, वो अधिक होता है। इसीलिए उन बच्चों का भार कम होता है। जो माँ है, माँ की क्रियाशीलता और थकान गर्भस्थ शिशु की क्रियाशीलता को प्रभावित करती है। जब माँ कार्यों में व्यस्त रहती है, तो उस समय गर्भस्थ शिशु की जो क्रियाशीलता है, वो कम हो जाती है। क्योंकि जो माँ है, माँ की व्यस्तता के समय शिशु को जो अतिरिक्त ऑक्सीजन है, वो मिलती रहती है। लेकिन इन्होंने अध्ययन से ये भी बताया कि केवल माँ के भोजन करते समय ही शिशु कम क्रियाशील रहता है और माँ की थकान का शिशु की क्रियाशीलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि जब माँ थकी होती है तो शिशु की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, ठीक? तो यहाँ पर जो ध्यान रखने के लिए बातें थी वो ये कि गर्भकालीन अवस्था में जो क्रियात्मक विकास होता है, अगर जो बच्चा है वो पहली बात तो इसका जो क्रियात्मक विकास होता है वो जन्म से पहले ही होता है, यानी कि गर्भावस्था के दौरान होता है। और जो बच्चा गर्भ में अधिक क्रियाशील होता है, उनका जो क्रियात्मक विकास होता है वो भी अच्छा होता है। बाद में भी उनका जो क्रियात्मक विकास होता है, अच्छा होता है। लेकिन जो बच्चे गर्भावस्था के दौरान जो बच्चे गर्भावस्था के दौरान दुबले-पतले होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं, वो बाद में भी कम क्रियाशील होते हैं, ठीक? तो बस आज की हमारी यहीं तक क्लास थी। आज हमने देखा कि विभिन्न अवस्थाओं में हमने स्टार्ट किया है क्रियात्मक विकास को। तो आज हमने सिर्फ देखा गर्भकालीन अवस्था में क्रियात्मक विकास। कल की क्लास में हम देखेंगे नवजात शिशुओं से स्टार्ट करेंगे, नवजात शिशुओं के क्रियात्मक विकास से बात करेंगे, ठीक? तो बस आज के लिए यही इतना रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।